ओके गुलगुलो, तो ये बात समझ में आई, मुझे गेट करे। चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरी रिएक्शन यही पढ़ लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन। प्यारे बच्चों, आपके जितने अल्कली मेटल्स हैं वो डाइहाइड्रोजन के साथ आराम से रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मेटल पर +1 चार्ज, हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होता है। दिस इज योर मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स आर बेसिकली आयोनिक इन नेचर, दे आर प्योरली आयोनिक इन नेचर। इनका नेचर हमेशा आयोनिक होता है। ये रिएक्शन बड़े आराम से आप 673 केल्विन पर कर सकते हो, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अगर आप लिथियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करना चाहते हो और लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो ये रिएक्शन 1073 केल्विन पर होगी, मतलब एट अ हायर टेम्परेचर। इट विल टेक प्लेस एट अ हायर टेम्परेचर। मतलब यहां पर भी आपके लिथियम ने कौन सा बिहेवियर शो किया? एनोमेलस बिहेवियर। और इसके एनोमेलस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है? वाई लिथियम इज शोइंग एनोमेलस बिहेवियर? तो आप लिखेंगे लिथियम इज शोइंग एनोमेलस, lithium is showing anomalous behavior again because of its extremely छोटा साइज, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली छोटा साइज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई डाइहाइड्रोजन के साथ तो डायरेक्ट रिएक्शन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सीधी सीधी रिएक्शन होती है 673 केल्विन पर। बस जो आपका लिथियम होता है वो 1073 केल्विन पर रिएक्ट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? इजी है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो आयोनिक नेचर का होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। इनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही होंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? चलो जल्दी से नोट करो, फिर अपन चलते हैं इसकी रिएक्शन विद हेलोजेंस की तरफ। मैं दोनों चीजें रब कर दूंगा क्योंकि मुझे अब पूरे बोर्ड की जरूरत लगेगी। ठीक है, चलो ओके। तो यहां पर हमारी 3 केमिकल रिएक्शंस, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हम लोग हमारी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारी 4th केमिकल प्रॉपर्टी मेरे प्यारे गुलगुलो, एंड दैट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन चढ़ा दिया ये राशि, चलो कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये बन गया तुम्हारा हेलाइट। प्यारे बच्चों, यहां पर तुम्हारा मेटल कुछ भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। और यहां पर हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा आपका मेटल हेलाइड। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेटल हेलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपके पास में 2Na है तो 2Na अगर मान लो Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम। तो देखो, मेटल की जगह आ गया सोडियम और क्लोरीन की जगह आप लोग क्लोरीन ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बहुत इजी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोग, दैट ऑल एल्कली मेटल्स, जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट्स विगरसली
vigorously with halogens. They react vigorously with halogens to form what? To form salts. कैसे salts? Ionic salts, or we can say metal halides. मेटल हेलाइड्स बनाने का मेरे प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं. एक बात मैं आपको और बता दूं, all metal halides are ionic, but ये ऐसा लिखना चाहिए, except halides of lithium. फिर लिथियम ने यहां पर तेज चलना चालू कर दिया. आप देखो अगेन लिथियम इज शोइंग व्हाट, इट्स एनोमेलस बिहेवियर. यहां पर फिर से लिथियम का कैसा बिहेवियर आ गया, एनोमेलस बिहेवियर. क्या सिखाया था एनोमेलस बिहेवियर? एनोमेलस बिहेवियर मैंने बताया था कि लिथियम अपने ही ग्रुप मेंबर की तरह प्रॉपर्टी नहीं शो करता. आप देखो इस ग्रुप के सारे मेंबर्स आयोनिक सॉल्ट बना रहे हैं या आयोनिक हैलाइड्स बना रहे हैं, लेकिन लिथियम आयोनिक हैलाइड्स नहीं बना रहा. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, लिथियम के द्वारा बनाए जाने वाले हैलाइड्स, लिथियम हैलाइड्स हैव मोर कोवेलेंट नेचर देन अदर हैलाइड्स. दूसरे हैलाइड्स के मुकाबले इसका जो नेचर है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, दैट विल बी मोर कोवेलेंट इन नेचर. कारण क्या होगा, वही एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. इसीलिए एनोमेलस बिहेवियर ये शो कर रहा है. क्या बात समझ में आई? नाउ गाइज मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरे प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है. वहां पर हमने फजान्स रूल पढ़ा था. कौन सा रूल? फजान्स रूल क्या था? दैट नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट इन नेचर. और एक और पॉइंट पढ़ा था, दैट नो आयोनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक. यहां पर प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, जैसे मान लो लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. तो अब लिथियम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद अब बस लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में बस एक ही शेल बचेगा. तो ये आपके लिथियम का आउटर मोस्ट शेल हो गया. देखो प्यारे बच्चों, अब लिथियम के आप न्यूक्लियस में आप लिखे 3 प्रोटॉन और प्रोटॉन, और यहां पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां. एक तो इसे डोनेट कर दिया. इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करा, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा आपके एक हेलोजन को. ये इसने हेलोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. अब ये हेलोजन का साइज आप देखो काफी बड़ा हो गया. भाई जो भी कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है, और जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है. हम लोग सब ये बात जानते हैं, क्योंकि कैटायन जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाने की वजह से, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाने की वजह से, प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल हो जाता है, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो जाता है. तो ये आपका न्यूक्लियस इसका अंदर दबा हुआ है बिचारेगा, फिर ये इसका पहला शेल, फिर ये इसका दूसरा शेल, और ये बाहर आपको तीसरा शेल दिख रहा है. तो क्लोरीन के प्रोटॉन यहां पर 17 प्रोटॉन लिख दो. यह आपका LiCl का मॉलिक्यूल बन गया. नाउ गाइज यहां पर क्या होगा कि ये लिथियम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अब इसका ये जो प्रोटॉन है इसके पास 3 प्रोटॉन है. तो यहां पर आप देख पाओगे कि अब इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है. नाउ न्यूक्लियस हैव 3 प्रोटॉन्स एंड इट बिकम्स पॉजिटिव इन नेचर. अभी आपका जो कैटायन है ये पॉजिटिव नेचर का हो गया. वहीं पर आप सबसे पहले तो एक बात ये देखो, दैट ये जो तुम्हारा एनायन है बीइंग लार्जर इन साइज, तुम्हारा जो एनायन है इट इज बीइंग लार्जर इन साइज. लार्जर इन साइज होने की वजह से इट इज बरीड डीप इनसाइड. इट इज बरीड डीप इनसाइड, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है.
इसको पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल कवर करके बैठा है। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल नाउ हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंड देयरफॉर ये क्या बन गया, एंड देयरफॉर इट बिकम्स नेगेटिव इन नेचर। ये कैसा बन गया, नेगेटिव नेचर का हो गया। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को समझना। अभी तो ये प्योर आयोनिक है, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में कंप्लीट अच्छा बढ़िया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और पूरा आयोनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और अच्छा आयोनिक है। लेकिन अब क्या होगा, अब इस लिथियम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होने की वजह से और इस क्लोरीन का वैलेंस शेल नेगेटिव होने की वजह से, मतलब इस पूरे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से लिथियम इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या यह बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, समझ रहे? तो अब क्या होगा देखना, ध्यान से समझना। क्या हो रहा है, लिथियम अब इसके प्रोटॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब लिथियम पूरा पॉजिटिव हो गया है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो गया। तो अब लिथियम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा, लिथियम तो ऐसे ही रहेगा गोल मटोल, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन कर रहा है। लेकिन ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का थोड़ा थोड़ा शेप जो है वो बिगड़ने लगेगा और थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बिखर जाएगा। बिखर क्यों जाएगा? क्योंकि देखो अंदर का शेल तो गोल ही रहेगा, अंदर का जो शेल है वो तो गोल ही रहेगा। ये ऐसा, ये पहला शेल, ये इसके अंदर शेल और ये तुम्हारा न्यूक्लियस। तो अंदर के शेल तो ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ ये जो वैलेंस शेल है ये थोड़ा सा अंडे जैसा हो जाएगा, इसका शेप थोड़ा अंडे जैसा हो जाएगा। कारण ये है कि लिथियम के न्यूक्लियस ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू कर दिया। तो अब क्या होगा, जो बॉन्ड पहले प्योरली आयोनिक था, क्यों था कि लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन को दे दिया। फिर लिथियम ने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मैं तो भिखारी हो गया। और क्लोरीन क्या बोलेगा, मैंने तो इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया, अब तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इतने इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, मेरे पास में तो बहुत पैसा है, अपन तो मोटा भाई है, अपन तो मुकेश भाई है। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींचेगा। तो अब लिथियम जो कि अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट कर चुका था क्लोरीन को आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उस कंप्लीटली डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी ओर वापस खींच लिया। अब यहां वाले केस में आप ये नहीं कह सकते कि लिथियम के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। क्यों? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन को डोनेट कर दिया जाए, कंप्लीट डोनेशन हो जाए। लेकिन यहां पर लिथियम ने डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी ओर खींच लिया। दैट मींस यहां पर अब आयोनिक नेचर ना रह गया, इनफैक्ट यहां पर अब कौन सा नेचर आ गया, कोवेलेंट नेचर आ गया। मतलब यहां पर क्लोरीन के ऊपर मुझे पार्शियल नेगेटिव और लिथियम के ऊपर मुझे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपेंड टू क्लोरीन इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय लिथियम। एंड लिथियम ने ये क्या हरकत करी, लिथियम ने पोलराइजेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन पावर। तो ध्यान रखना, कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा वो एनायन को उतना ज्यादा पोलराइज कर देगा, उतना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा और आयोनिक बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में।
अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन ये 1 से थोड़ा छोटा है और ये नेगेटिव चार्ज भी 1 से थोड़ा छोटा है। मतलब अब ये Cl नेगेटिव नहीं रहा, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ पर क्लोरीन पर -1 चार्ज था तो हो सकता है -0.8 चार्ज हो जाए, -0.7 चार्ज हो जाए, 1 से छोटा हो गया। यहाँ पर पहले +1 था, अब यहाँ पर +0.8 हो जाए, +0.7 हो जाए, मतलब 1 से थोड़ा छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट करने के बाद उसको वापस से अपनी ओर खींच लिया। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रॉपर गोल गोल दिख रहा था, अब वो बिखर के अंडे जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि लिथियम ने पहले इलेक्ट्रॉन दिया और फिर वापस से खींच लिया, लेकिन पूरा नहीं खींचा, हल्का सा। यानी कि मान लो तुमने अपने दोस्त को जोश जोश में 100 रुपए दे दिए, फिर तुमने बोला मैं तो भिखारी हो गया, अब मेरे पास में तो चाय पीने के वैसे भी नहीं है, तो तुमने तुम्हारे दोस्त से 100 रुपए दे के उसे 10 रुपए वापस ले लिए। क्या है, चाय पीने के लिए 10 रुपए देता, तुमने 10 रुपए वापस ले लिए, तो तुम क्या बोल सकते हो कि मैंने मेरे दोस्त को पूरे 100 रुपए दे दिए? नहीं, 100 दे के 10 वापस भी तो ले लिए। ये लिथियम भी यही कर रहा है। अब तुम जितने बड़े भिखारी हो, तुम जितने बड़े कंजूस हो, तुम जितने बड़े बनिए हो, तुम वैसी हरकत करोगे। जैसे मान लो लिथियम बहुत छोटा है, मतलब अगर तुम बहुत खतरनाक वाले बनिए हो तो तुम तुम्हारे दोस्त को 100 रुपए दे के हो सकता है उससे 60 रुपए वापस ले लो, 100 रुपए दे के 50 रुपए वापस ले लो, 100 रुपए दे के 40 रुपए वापस ले लो। तो मतलब तुमने पहले पैसे दिए और फिर एक बड़ा अमाउंट वापस ले लिया। तो ये चीज कब होगी? जब तुम्हारा कैटायन बहुत छोटा होगा। तो कैटायन इलेक्ट्रॉन तो दे देगा लेकिन वापस भी खींच लेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, ये कंप्लीटली आयोनिक होते हैं, ये कंप्लीटली आयोनिक होते हैं। लेकिन लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, उसके बॉन्ड कैसे बन जाते हैं? कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बन जाते हैं, पोलर कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो यहां पर आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में, उस ऑब्जेक्टिव में आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक? ऐसा क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सा सबसे कम आयोनिक है? ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपके मन में क्लिक कर जाना चाहिए कि लिथियम का ही सॉल्ट सबसे कम आयोनिक होगा। LiCl, LiBr, LiI और NaBr। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम आयोनिक कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए फजान रूल याद रखना, बस फजान रूल का एक पॉइंट याद रखना, कैटायन जितना स्मॉल होगा और एनायन जितना लार्जर होगा, एनायन जितना लार्जर होगा, कोवेलेंट नेचर बॉन्ड का होता है, कोवेलेंट नेचर ऑफ दैट आयोनिक बॉन्ड, उस आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा हाई होगा। तो अब आप इन ऑप्शन में मुझे देखकर बताओ सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? ऑब्वियसली लिथियम का होगा, तो ब्रोमीन, सोडियम वाला केस बाहर हो गया। अब आपको बताना है कि आपका एनायन कितना लार्ज है। भाई तीनों में कैटायन तो कॉमन हो गया, अब यहां पर एनायन कितना लार्ज है? लिथियम छोटा होता है, क्लोरीन छोटा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन, मतलब कि लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट और द लीस्ट आयोनिक बॉन्ड। क्या समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके के सवाल वगैरह आते रहते हैं। ठंड लग रही रे, ठंड लग रही, चलो जल्दी इसको नोट करो, नोट करो प्यारे बच्चों। जैकेट पहनने में क्या होता है कि फिर लिखने में मजा नहीं आता। आहा, एकदम मतलब एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, गर्मी ठंड को गर्मी बदल दिया, हाय गर्मी। चलो ठीक है, लिख लिया प्यारे बच्चों, नोट कर लिया इतना? क्या अच्छे तरीके से चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो हमेशा ध्यान रखना, लिथियम के द्वारा बनाए जाने वाले जितने हैलाइड्स होते हैं वो लगभग सब आयोनिक होने के बावजूद भी पूरी तरीके से आयोनिक नहीं होते, उनमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है। और उसके पीछे क्या रीजन होगा? लिथियम इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देगा क्योंकि वो अल्कली मेटल है, लेकिन छोटा साइज होने की वजह से, छोटा बच्चा होने की वजह से वो वापस से एनायन से अपने इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने लगेगा, और डिमांड की वजह से इस एनायन का इलेक्ट्रॉन वापस से लिथियम की तरफ झुकने लगेगा,
और जो पहले प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ था वो अब बिखर के अंडे जैसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। अब कैटायन जितना छोटा होगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना बर्बाद कर देगा, उतना ज्यादा अंडे जैसा बना देगा। इसी वजह से क्या हुआ कि आपका ये जो कैटायन है, आपका जो ये कैटायन है, इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत जितनी ज्यादा होगी, ये उतना ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट करो, फिर अपन चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर की तरफ। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों ना? ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर की तरफ। अगली प्रॉपर्टी इज द रिड्यूसिंग नेचर। देखो मैं समझ सकता हूं अभी आप क्लास 11th में हो, अभी आप लोगों ने मेरे साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन गाइज मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाने की। एक बार मैं आपको वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से थोड़ा सा रूबरू करा देता हूं ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ सको। देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, मान लो हमारे पास में एक सेल है, एक डेनियल सेल, ये आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसमें एक रॉड मैंने मेटल की डाली, मान लो ये मैंने जिंक की रॉड डाली, तो इसमें सॉल्यूशन भी कौन सा भरा मैंने? जिंक का सॉल्यूशन भरा। यहां पर अगर मैंने कॉपर की रॉड डाली तो यहां पर मैंने कौन सा सॉल्यूशन भरा? ऑब्वियसली कॉपर का सॉल्यूशन भरा। यहां पर मैंने एक सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इस दोनों सेल्स को कनेक्ट करना, इन दोनों हाफ को कनेक्ट करना और केमिकल रिएक्शन को चलने देना। यहां पर हम लगाते हैं एक एम मीटर या वोल्ट मीटर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें बताएगा। अब हम लोग सब जानते हैं दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो बेसिकली ये वाली केमिकल रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देगी। मतलब कि यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, तो इस हाफ को हमने रिडक्शन हाफ बोला और इस हाफ को हमने ऑक्सीडेशन हाफ बोला। अब गाइज यहां पर आप एक बात देखिए दैट योर जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जिंक ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और कॉपर ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ गाइस यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते वक्त कितना पोटेंशियल जनरेट करा। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते वक्त कितना पोटेंशियल जनरेट करा, यानी इस हाफ का ईएमएफ कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है या पोटेंशियल कितना है, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ते वक्त कितना पोटेंशियल जनरेट करा। जब हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेते हैं वो कहलाता है ई नॉट ऑफ द सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, या कुछ कुछ किताबें इसको ईएमएफ भी कहती है, ईएमएफ ऑफ द सेल और द ई नॉट ऑफ द सेल। क्या ये बात समझ में आ गई? हमें पूरे सेल के ईएमएफ से मतलब नहीं है, हमें इन इंडिविजुअल मेटल के पोटेंशियल से मतलब है कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कितना पोटेंशियल दिखाया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कितना पोटेंशियल दिखाया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? चलो वेरी गुड। अब मेरी एक बात समझना, अब आप लोग मेरी एक बात समझिएगा, जब मैं लिखता हूं कि लिथियम जो कि अभी अपने आयोनिक फॉर्म में है, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये लिथियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम यहां पर चाह रहे हैं कि लिथियम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप किसी एक मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर उसे रिड्यूस कर रहे हो तब वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। इसको लिखते हैं ई नॉट रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन करते वक्त
आपका मेटल कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। और ये पोटेंशियल कैसे नापते हैं, वो जो मैंने अभी सेल बनाया था उसमें जो ऊपर मैंने वोल्ट मीटर एम मीटर लगाया था उससे नापते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो यहां पर मैंने देखा कि इसका पोटेंशियल आया -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर मेरे पास में आया पोटेशियम, पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया अगर, तो पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में चला गया। चलो माना मैंने पोटेशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया -2.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर मैंने लगाया पोटेशियम, पोटेशियम को दिया 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम हो गया रिड्यूस। पोटेशियम का ई नॉट ऑफ द रिडक्शन आया -2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वहीं पर मैंने कॉपर डाई पॉजिटिव देखा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो बन गया कॉपर में। उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में इमेजिनरी एक वैल्यू ले लेता हूं +1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया। वही मान लीजिए अगर मेरे पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये 2f नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसका ई नॉट रिडक्शन आया +2.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब गाइस ये मेरे सामने कुछ वैल्यूज आई। अब इन वैल्यूज को मैं कैसे समझूं, देखो जब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, मतलब आपका ये एलिमेंट एक पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है रिडक्शन की तरफ, मतलब कि वो सब्सटेंस इजीली रिड्यूस हो जाएगा, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू शो कर रहा है। मुझे एक बात बताओ ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है कि यार बेटा आज तो तेरी शादी करेंगे। अब आपके मन में अगर लड्डू फूट रहे हैं, हा शादी होगी, ये तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं, तुम ब्लश कर रहे हो, शर्मा के भाग गए, तो घर वाले क्या बोलेंगे, ओहो ये तो राजी है, जल्दी शादी कराओ। भाई तुम खुश होगे, तुम्हारे मन में लड्डू फूटेंगे, तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे, तुम ब्लश करोगे, मतलब यू आर रेडी फॉर शादी, तुम शादी के लिए पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हो। ठीक उसी तरह इस केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब फ्लोरीन को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना है और उसे F नेगेटिव बनाना है, तो इस रिएक्शन के लिए फ्लोरीन का क्या बिहेवियर है, इस रिएक्शन के लिए फ्लोरीन का क्या रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब लिथियम की शादी की बात चल रही है, लिथियम से पूछा तेरी शादी कर दें, तो लिथियम ने गुस्से में कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फेंक दिया, खाना खाना बंद कर दिया, जमीन पे ग्लास फोड़ दिया, घर में कमरे में जाके सारा सामान इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर दिया, मतलब लिथियम ने नेगेटिव बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया। तो घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो पागल है, इसकी तो शादी नहीं करना। मतलब लिथियम ने नेगेटिव बिहेवियर शो कर दिया। तो लिथियम से पूछा कि क्या लिथियम तुझे हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि तू लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए, तो लिथियम ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, नेगेटिव। मतलब लिथियम डू नॉट गेट रिड्यूस, इट विल नॉट गेट रिड्यूस इजीली। यहां पर लिथियम को रिड्यूस करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छे अच्छों का। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये सीरीज आपको ये बताती है कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट, यहां पर मेटल और नॉन मेटल का कोई रोल नहीं है, यहां पर सबके लिए एप्लीकेबल होती है। तो कौन सा एलिमेंट इजीली रिड्यूस हो जाएगा और कौन सा इजीली रिड्यूस नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के आ चुके हो, अगर एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, ये बात पक्की है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लिथियम इजीली रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर क्या ऑप्शन बचा, रेडॉक्स रिएक्शन में या तो आप रिड्यूस हो या तो आप ऑक्सीडाइज हो। तो क्योंकि लिथियम रिड्यूस होना नहीं चाहता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज इजीली। और यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन इजीली रिड्यूस हो रहा है तो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ये क्या होगा, ये इजीली ऑक्सीडाइज होने से फिर मना कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब जो चीज इजीली ऑक्सीडाइज हो रही है
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ठीक उसी प्रकार क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है, ये इजीली रिड्यूस होना चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। दीज एलिमेंट्स वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब किसी और से लेगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो बेचारा इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पूरी बात होती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। क्या ये चीज क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? पहले 1 मिनट जरा इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? पक्का? बढ़िया, चलो ग्रेट। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप खुद ही देख लो कि आपके अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ज्यादा ताकत से ऑक्सीडाइज होगा, उतना ज्यादा ताकत से रिड्यूस होने से मना करेगा, मतलब वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उतना ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहां पर आप देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दे ऑल हैव very negative standard electrode potential। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका बहुत नेगेटिव होता है, hence will donate electron easily and will become more reactive, or we can say will behave as highly reactive in nature, they will become highly reactive in nature, इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ के highly reactive in nature हो जाएंगे, and will become strong reducing agent। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात। जिसमें लिथियम नंबर 1 पर होगा, पोटेशियम नंबर 2 पर होगा और सोडियम नंबर 3 पर होगा। ये मैंने इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपके सामने लिख भी दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किन चीजों के बारे में जानकारी देता है? सबसे पहले आपको ये जानकारी देता है कि तुम्हारे पास में जो मेटल है आपने उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, आपने इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी सब्लिमेट होने के लिए, आपने इसके सब्लिमेशन के लिए इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, यानी इस मेटल को आपने वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी। फिर इस मेटल को आपने कितनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी जिससे इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। भाई अपन इलेक्ट्रॉन छुड़वाना ही चाहते है ना। फिर आपने इस मेटल को कितनी हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज करते हुए देखा। इस मेटल की कितनी हाइड्रेशन इंथैल्पी आई? कब? जब आपने इस मेटल को पानी के अंदर भिगो दिया। तो अभी ये अपने वेपर फॉर्म से ये मेटल अपने एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। तो इन 3 एनर्जी का हिसाब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है कि सबसे पहले एक मेटल को सॉलिड से वेपर में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी दी, वेपर से आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी दी, और फिर इस आयोनाइज्ड मेटल को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के साथ ये एक्वस फॉर्म में जाने के लिए, या एक्वस फॉर्म में जाने के बाद ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ये कितनी एनर्जी छोड़ता है, इन सब का हिसाब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर आपको लग जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना आसान है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो जो भी हो, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है
या ज्यादा पॉजिटिव है, वो दोनों ही एलिमेंट मोर रिएक्टिव होते हैं। इसलिए तो आप देखो फ्लोरीन भी मोर रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन भी खतरनाक रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2.97 की वैल्यू देता है। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या मैं कहूं रिड्यूसिंग नेचर। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों? दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। तो अब आप मुझे खुद बताइए, आपके सामने ये तीन ऑप्शंस पड़े हुए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन सब में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑब्वियसली लिथियम। लिथियम विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होती है। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? और इसी वजह से ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के भी होते हैं, वाटर के साथ, एयर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, अमोनिया के साथ, किसी के साथ भी बेहतरीन वाली रिएक्शन करेंगे, खतरनाक वाली रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का निपटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा देता हूं मैं फिर आपको, ताकि क्लियर हो जाए चीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रिड्यूसिंग नेचर क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ दे, और जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। अब देखिए आपके पास में कुछ E0 की वैल्यू दे रखी है। E0 का मतलब समझ गए क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। पहली वैल्यू दे रखी है Cl2-Cl प्लस 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। I2 I नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Ag पॉजिटिव और Ag की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.79। Na पॉजिटिव और Na की वैल्यू दे रखी है -2.71। ओके, और लिथियम पॉजिटिव और लिथियम की वैल्यू दे रखी है -3.04। आपको इसको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, अरेंज in the decreasing, arrange in the decreasing order of their reducing strength, यानी जो जितना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर का होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो गाइस जैसे कि ये लिखा हुआ है Li पॉजिटिव डैश Li, इसका मतलब क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया ताकि ये Li में कन्वर्ट हो जाए। इसके E0 की वैल्यू कितनी है? -3.04। फिर कौन है इसके बाद? Na पॉजिटिव से Na, इसके E0 की वैल्यू -2.71। फिर इसके बाद कौन आ रही है वैल्यू? ये आयोडीन, I2 से I नेगेटिव, इसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है खैर, बट ये सबसे कम, फिर ये उससे ज्यादा, फिर ये उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा आपको मिल रही है हमारे एक मेटल की जिसका नाम है सिल्वर। मतलब आप देख रहे हो सिल्वर भी इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। मतलब इस पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब समझूं मैं, कि अगर सिल्वर के पास में इलेक्ट्रॉन आया तो वो सिल्वर अपने आयोनिक फॉर्म को छोड़कर सिल्वर मेटल के फॉर्म में चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये इजीली रिड्यूस हो रहा है। और जो खुद रिड्यूस हो जाए क्या वो दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं, ये तो खुद लालची है। इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसको तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ा होगा, तो इसको जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो ऑक्सीडाइज होगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस करा, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया।
समझ रहे हो प्यारे बच्चों। और फिर सबसे लास्ट में आ रहा है तुम्हारा Cl2 और Cl नेगेटिव, इसके ई नॉट की वैल्यू +1.36 है। तो गाइस ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, देख लो आप, दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम नहीं बनाएगा, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है ना कि लेना चाहता है। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी तो ये नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, अगर लेगा नहीं तो देगा। और यहां पर आप देखो, अगर आपने क्लोरीन से कहा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन लोगे क्या, तो क्लोरीन खुश, हाँ बिल्कुल लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे किससे, सामने वाले से, सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और ये उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये उनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो इसको नोट करो। फिर अगली केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो गुलगुलो भैया बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है सर, भैया कुछ करो, अब क्या करें मेरे गुलगुलो, अगर पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा। और देखो जो पिछले एस ब्लॉक के वीडियोस बनाए थे ये उनके मुकाबले थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है, ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड है, ज़्यादा डिटेल में हम गए हैं, इसलिए थोड़ी सी लेंथ आपको बड़ी दिख रही है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर ये बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी केमिकल रिएक्शन होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर फैक्टर काम करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एल्कली मेटल जब X प्लस Y मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर देखिए क्या होगा। वी ऑल नो दैट ये आपका अल्कली मेटल है एंड मेटल हैव अ कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अमोनिया के X मोल्स के साथ जुड़कर एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बनाएगा। प्लीज इस बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करा और X मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ जुड़ गया। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन ने बचे हुए Y मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ में एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा मैं आपको बता दूं, इस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन कैविटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैविटी भी बोला जाता है। देखो होता क्या है बेसिकली समझना, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से दे ऑक्यूपाई अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है ये अपने आसपास क्या करेगा, इस तरीके के अमोनियास को इकट्ठा कर लेगा, अपने आसपास इन अमोनियास को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा, और इनके साथ में नेगेटिव पॉजिटिव का एक अट्रैक्शन बनाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक कैविटी बना लेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये जो ENH3Y लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार की आपको कैविटी दिखाई देती है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या? पक्की बात। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। नाउ होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन वाला, तो यहां पर ध्यान रखना है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर घूम रहा है, इट
exhibits blue color. It exhibits blue color. अब कलर क्यों होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं दैट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल अब्सॉर्ब एनर्जी. इलेक्ट्रॉन विल अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग. Electron will get excited, and during de-excitation, जब वो de-excite होकर अपने ग्राउंड स्टेट में वापस गिरेगा, so during de-excitation it comes back to the ground state and releases visible radiations of complementary color. देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं. एक्चुअली हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालना हो तो ये याद रखना, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू एक जैसे होते हैं. तो इंडिगो खा जाओ, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो अगर आपने ब्लू कलर देखना है, मतलब अगर आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर दे रहा है, मतलब उसने कहीं ना कहीं ऑरेंज और रेड के बीच में रेडिएशंस को अब्सॉर्ब किया होगा. मतलब अगर आपके इस कॉम्प्लेक्स ने रेड ऑरेंज के बीच का अगर कुछ रेडिएशन अब्सॉर्ब किया है तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा देगा? ब्लू. मतलब अगर आपने ऑरेंज शेड की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप ब्लू कलर दोगे. हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला सिस्टम चलता है. ऐसा नहीं कि ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करे तो ब्लू कलर दे रहे ना. ब्लू रेडिएशन की लाइट अब्सॉर्ब करोगे तो ऑरेंज रेडिएट करोगे, ऑरेंज की लाइट अब्सॉर्ब करोगे तो ब्लू रेडिएट करोगे. तो यहां पर एक तो ये वाली बात हो गई. अच्छा, दूसरा, इसी कॉम्प्लेक्स में आप देखो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा. ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होगा. कारण ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या ये दो पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए? ठीक है, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अब एक बात समझना, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, और इलेक्ट्रॉन ने भी एक अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से बनाया है. तो कुछ देर बाद पढ़े जब आप इस सॉल्यूशन को कुछ देर तक पढ़ा रहने दोगे तो पढ़े ये वापस से इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, कुछ देर बाद, और ये बन जाएगा आपका NH2 और एक हाइड्रोजन यहां से इस प्रकार से बाहर रिलीज हो जाएगा. अब एक्चुअली अगर आप यहां पर इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दे तो आपको यहां हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा. मतलब कि ध्यान रखना, अगर आपने इस सॉल्यूशन को कुछ देर रहने दिया तो सॉल्यूशन में कैटायन भी घूम रहा है, सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स भी घूम रहा है. तो ये कॉम्प्लेक्स के सामने जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये दोनों कंबाइन करके MnH2 बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. तो नाउ द कॉम्प्लेक्स विल लूज इट्स ब्लू कलर. उसका धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो खत्म होने लगेगा. इट विल लूज इट्स ब्लू कलर एंड अ ब्राउन कलर इज ऑब्टेन्ड. क्योंकि क्या होगा, अब आपका कंपाउंड ही बदल गया. अब आपके पास में MnH2 आ गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आपके कंपाउंड का कलर बदलना ही है, क्योंकि जो कंपाउंड है वही चेंज हो गया है. एक ब्राउन कलर आपको यहां पर देखने को मिलेगा. अच्छा, दूसरा, क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब किया गया है, नाउ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खो देगा और अब ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा. क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? पक्की बात, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए. यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द यूजेस. अब हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं फटाफट से. पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो.